देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चौदह जुलाई साल 2023 दिन के 2:30 थे। 2:35 श्रीहरिकोटा से चंद्रयान लॉन्च हुआ और 40 दिन के सफर के बाद चंद्रमा की सतह पर जब चंद्रयान लैंड हुआ तो दुनिया में भारत का नाम, भारत के जो उपलब्धियां हैं वो जग जाहिर हो गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहली बार किसी देश ने अपना झंडा गाड़ा हो। पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान लैंड किया और जो प्रज्ञान रोवर है उसने धरती की सतह को छूकर यह दिखाया कि इंसान की पहुंच अब चंद्रमा तक भी होने लगी है। इसरो की इस उपलब्धि के बाद दुनिया भर में इसरो का नाम हुआ, भारत का नाम हुआ और वो दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। टीडी हिमाचल की इस खास पेशकश में, इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की। अंतरिक्ष दिवस वो दिन जब दुनिया भारत को इस शानदार उपलब्धि के लिए याद करती है। चंद्रयान द्वारा चांद पर पहली बार झंडा गाड़े जाने के उस पल को याद करती है और आने वाले वक्त में हमेशा के लिए आज के इस दिन को याद किया जाएगा। चंद्रयान 3 की जो कामयाबी है वो कोई छोटी कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट था भारत के लिहाज से, इसरो के लिहाज से, जिसे दुनिया ने माना और आज भी दुनिया की जो तमाम स्पेस एजेंसीज हैं वो इसे एक बहुत ही शानदार उपलब्धि मानती है। ये पूरी गैलरी आप देख रहे हैं, इस वक्त हम शिमला का जो साइंस म्यूजियम है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये पूरी गैलरी के जरिए बताया गया है कि चंद्रयान का मिशन आखिर था क्या। आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 जिसके बारे में यहाँ पर साफ साफ लिखा है, लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन जुलाई 14, 2023 द स्पेसक्राफ्ट कंसिस्टेड ऑफ अ विक्रम लैंडर एंड अ प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर जो चंद्रयान के जरिए चांद पर भेजा गया था और उसके अंदर जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान रखा गया था। द विक्रम लैंडर टच डाउन ऑन द मून ऑन August 23rd and what was a major leap forward for Indian space exploration. It became the first spacecraft to land in the moon's south polar region where the water ice could be found under the surface. हालांकि वो आइस बाद में मिली थी जिस मकसद से इसे भेजा गया था। उससे पहले चंद्रयान 2, इसके बारे में भी आप जानते हैं, जिसपे तकनीकी खराबी के बाद चंद्रयान 3 जब लॉन्च करना पड़ा था। चंद्रयान 2 2019 में जुलाई 22 में लॉन्च किया गया था। ये भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था और Satellite launch vehicle Mark 3, the Chandrayaan 2 spacecraft consisted of an orbiter, a lander and a rover. इसमें भी सेम वो चीजें थी जो चंद्रयान 3 में थी, लेकिन the orbiter circles the moon in a polar of orbit at a height of 100 kilometers and has a planned mission lifetime of 7.5 years. 7.5 साल के लिए जो चंद्रयान 2 है वो चांद पर भेजा गया था। इससे पहले मंगलयान, आप जानते हैं मंगलयान भारत की वो शानदार उपलब्धि थी। 2013 में इसे लॉन्च किया गया था एंड आफ्टर 298 डे ट्रांजिट इट वाज सक्सेसफुली put into Mars orbit on September 24, 2014. While the orbiter had a planned mission duration of just 6 months, it stayed in touch with Earth till April 2022. 2022 तक ये धरती के संपर्क में रहा और इतनी ही अवधि के लिए इसे मंगल पर भेजा भी गया था। ये भी एक उपलब्धि इसरो के नाम दर्ज की गई है। और यहाँ पर चंद्रयान 1 जो सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी चांद, भारत का जो चांद मिशन है, चंद्रयान सीरीज ऑफ इंडियन लूनार स्पेस प्रोब्स, द फर्स्ट लूनार स्पेस प्रोब ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, फाउंड वाटर ऑन द मून। पानी की जो सबसे पहले चांद पर जो पता चला था वो चंद्रयान 1 के इसी मिशन के जरिए चला था। द स्पेसक्राफ्ट वाज ऑर्बिटिंग अराउंड द मून एट अ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द लूनार सरफेस फॉर केमिकल
मिनरोलॉजिकल एंड फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ द मून। श्रीहरिकोटा को बतौर लॉन्च साइट जो चुनने का फैसला था, उसकी दो मुख्य वजहें थी। पहली तो ये कि ये जो देश के बिल्कुल जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर मौजूद है, और दूसरा ये कि इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर। बाय लॉन्चिंग अ रॉकेट ईस्टवर्ड वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ अर्थ रोटेशन। धरती घूमती है और इसके जो किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए उसका एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उस टाइम मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो सैटेलाइट लॉन्च हो वो ऐसी जगह से हो जो उस टाइम के हिसाब से सिंक कर जाए। उसके लिए जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में बनाया गया, स्थापित किया गया, 1971 से ये ऑपरेशनल हुआ, और तब से लेकर अब तक भारत ने, इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान में कितने बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं, इससे हर कोई भी अनजान नहीं, हर कोई इसे जानता है। और आने वाले वक्त में भी इसरो की ये शानदार उपलब्धियां जो है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा के तौर पर काम करेगी। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल नाइनटीन 1969 में जब इंकोस्पार्क को सप्रेस करके इसरो एस्टैब्लिश किया गया था, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में, भविष्य में इतने बड़े आयाम स्थापित करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। चंद्रयान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, और उसकी वजह से आज दुनिया में विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भारतीय जो स्पेस एजेंसी है, जो अंतरिक्ष संस्थान है, उसके चर्चे हैं और उसकी उपलब्धियों का बखान दुनिया करती है। चंद्रयान का आज 1 साल पूरा हो रहा है। चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर लैंड किया था, और उस उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए भारत सरकार ने इस दिन को, 23 अगस्त का दिन जो है उसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया था। कितनी इम्पॉर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण ये उपलब्धि थी। साथ ही साथ अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के बढ़ते कदम कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण वैश्विक स्तर पर साबित होने वाले हैं, और इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना आने वाले वक्त में कितने बड़े जो मिशन है वो लेकर आने वाला है। हमारे साथ आज खास मेहमान इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमारे साथ शिमला स्पेस म्यूजियम के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रविकांत ठाकुर, वो मौजूद हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में भारत जो कदम उठा रहा है वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जो आने वाली जनरेशन्स हैं, युवा हैं भारत के, आने वाला भविष्य जो है भारत का, वो इसमें कितनी ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है रविकांत जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने वक्त दिया, आपके हम शुक्रगुजार हैं। और आज का ये दिन, हालांकि 23 अगस्त का वो दिन है, लेकिन क्योंकि नज़दीक आ रहा है अंतरिक्ष दिवस, पहला अंतरिक्ष दिवस जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम मनाने जा रहे हैं इस बार। चंद्रयान एक ऐसी उपलब्धि जिसको सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का हर देश अब मानता है। हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी का लोहा हर देश मानता है, और इतना बड़ा जो अचीवमेंट भारत का रहा पिछले साल 23 अगस्त के दिन, जब चांद के साउथ पोल पर पहली बार किसी देश की स्पेस एजेंसी ने अपना यान उतारा। कितना इम्पोर्टेंट आप देखते हैं चंद्रयान की ये पूरी जर्नी, ये पूरा मिशन, और कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए वैश्विक स्तर पर चंद्रयान की अगर बात करें? देखिए, पहले मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा चंद्रयान 1 के बारे में। 2008 में जब चंद्रयान को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, उस दौरान जो हमारे श्री APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने जो इसरो के डायरेक्टर थे उनसे कहा था कि आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं, आप इसको लॉन्च तो कर रहे हैं लेकिन क्या डिफरेंट है। तो उन्होंने उनको कहा कि आप सोचिए और हमें बताइए कि इसमें हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या किया गया कि जब चंद्रयान लैंड हुआ था
चांद पे, तो उस टाइम जो हम भारतीय जो झंडा था, जो तिरंगा था, उसको भी वहाँ पे लैंड किया गया था। फिर बात आती है चंद्रयान 2 की, जो एक बहुत बड़ा मिशन था भारत के लिए, और भारत के उस समय के जो अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी वहाँ पे उस टाइम उपस्थित थे। और समहाउ जब उसको हम पार्शली सक्सेसफुल तो मानते हैं, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजिकल ऐसे ग्लिच थे, जो हमारा रोवर था, लैंडर था, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम उससे जो सिग्नल था वो हमारा टूट गया था। फिर बात आती है 2023 की जुलाई का वो समय था जब जो चंद्रयान था उसको लॉन्च किया गया, और 23 अगस्त, जैसे आपने कहा, उसको साइंस दिवस के लिए भी अब मनाया जाता है। दूसरा साल है, आप ये कह सकते हैं। 23 अगस्त जो था उसको नेशनल स्पेस डे उस टाइम घोषित कर दिया गया। और जैसे आपने कहा कि किस तरह से ये हमें वर्ल्ड में हमें रिकॉग्नाइज कैसे भारत इसके साथ हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका था, जो 2019 में हमारा पूरा नहीं हो पाया था, वो ये था कि क्या जो मून है उस पे आइस या पानी या अदर मिनरल्स हैं, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, वो स्टडी करना था। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिट था, उससे हमें डाटा तो मिल रहा था रिसर्च के लिए, बट जो एप्रोप्रिएट डाटा था उसकी पानी की, चंद्रयान के जो मून था उसकी सतह को जानने के लिए, वो उतना एप्रोप्रिएट नहीं था। तो उसके लिए चंद्रयान जो 3 था उसको लॉन्च किया गया। और आप कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे, उनकी अध्यक्षता में, और जो चेयरमैन थे उनकी अध्यक्षता में, वो एक सक्सेसफुल एक मिशन रहा। ठीक है, अब सक्सेसफुल मिशन था। थोड़ा सा इसके बारे में और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस मकसद के लिए चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था, अगर स्पेसिफिकली हम चंद्रयान 3 की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट वहाँ से ग्रैब कर पाए। विक्रम रोवर जब लैंड किया वहाँ पर, और विक्रम लैंडर जब लैंड किया और प्रज्ञान रोवर जब वहाँ पर सतह पर उतरा, क्या वो इन्फॉर्मेशन थी जो वहाँ से मिली, और कितनी इम्पॉर्टेंट वो इन्फॉर्मेशन आने वाली रिसर्च के लिए साबित हो सकती है? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से मिली, जो साइंटिस्ट थे कि वहाँ पे आइस जो है वो उपलब्ध है, पानी वहाँ पे है, एनवायरनमेंट जो है वो अगर वहाँ पे ह्यूमन वहाँ पे रहना चाहे वो वहाँ पे रह सकता है या नहीं रह सकता है, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो वहाँ से हमारे साइंटिस्ट को मिली, और वो कंटिन्यूसली उस पर काम कर रहे हैं। जो भी साइंटिफिकली रिसर्च है, जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं, वो कंटिन्यूसली उस पर वर्क कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब हमको ऐसा सुनने को मिलेगा कि हाँ, वहाँ पे जो भारत ही नहीं, इवन पूरे दुनिया के जो लोग हैं वो वहाँ पे रहना हमारे लिए पॉसिबल है। तो उन स्थितियों को, जो एनवायरनमेंट कंडीशन थी, उनके बारे में रिसर्च करने के लिए वो जो हमारा चंद्रयान 3 था उसको लॉन्च किया गया था, और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भी है जो वहाँ से गैदर कर ली गई है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। भारत लगातार, इसरो लगातार इस बात पर काम कर रहा है कि स्पेस को एक तरह से, अभी तो जैसे हमारे सैटेलाइट जा रहे हैं, अंतरिक्ष यान जा रहे हैं, ह्यूमन को भी वहाँ पर भेजा जाए, लोगों का आना जाना। प्रधानमंत्री ने खुद भी उस वक्त, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर जब ये उपलब्धि भारत ने हासिल की थी, तो प्रधानमंत्री ने कहावत कहते हुए कहा था कि पुराने वक्त में बच्चे कहा करते थे कि चंदा मामा दूर के, और आने वाले वक्त में बच्चे कहेंगे चंदा मामा बस एक टूर के। तो वो टूर लगने की संभावना आप देखते हैं इन फ्यूचर, अगर इसरो की बात करें? देखिए, इसरो जिस स्पीड से, आप कह सकते हैं जिस स्पीड से काम कर रहा है, और जो उनके आने वाले मिशन भी है, वो दूर नहीं है जब मून के टूर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बुक किया करेगी। और हो सकता है कि आप या मैं भी उनमें से एक हूँ जो वहाँ पे जाए और 1 दिन 2 दिन या वहाँ पे दिन बिता के आए। ठीक है, तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर चंद्रमा को डेवलप करने की कोशिश हो रही है, और इसरो इसमें बहुत ही शानदार अप्रोच अपना रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त की अगर बात करें, अलग अलग मिशन इसरो की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। लेकिन सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, मंगलयान ले लीजिए आप, आदित्य L1 अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, उससे पहले भी बहुत से मिशन इसरो की तरफ से चलाए गए। 1969 से अभी तक की इसरो की जो जर्नी है वो वर्ल्ड क्लास रही है एक तरह से, और इसमें इतने बड़े बड़े मिशन इसरो की तरफ से लॉन्च किए गए हैं कि
आने वाली जनरेशन में स्पेस रिसर्च को लेकर, स्पेस साइंस को लेकर काफी ज्यादा रुचि जागी है। अभी के दौर की अगर बात करें तो क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, साइंस म्यूजियम है शिमला का, हिमाचल का दूसरा एक तरह से ये साइंस म्यूजियम है पालमपुर के बाद, कितना इंटरेस्ट आप देखते हैं यंगस्टर्स में, युवाओं में स्पेस साइंस को लेकर, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो आने वाला यूथ है, जो कह सकते हैं कि भारत का भविष्य है, इंडिया का कल है, वो कितना ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है इन चीजों में, स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर स्पेसिफिकली बात करें हम? देखिए, अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्टेप्स हैं कि जो हमारा यूथ है वो कैसे उसको जागरूक किया जाए कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें भी फ्यूचर है। तो अभी जितना मुझे ज्ञात है, इसरो में मोर देन 17,000 जो लोग हैं वो काम करते हैं, और इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो स्कूल स्टूडेंट के लिए, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बताई है, जिसमें है कि आप वहाँ पे आ सकते हैं। एक प्रोग्राम उन्होंने डेवलप किया है जिसमें आप जो है सैटेलाइट बना सकते हैं, छोटे लेवल के सैटेलाइट बना सकते हैं, जैसे चंद्रयान का प्रोटोकॉल आप बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने सर्टिफिकेशन और ऐसे प्रोग्राम है जो उन्होंने स्टार्ट किए हैं। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पहल है, ये जो आने वाले हमारे भविष्य के जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एक स्टेप है टूवर्ड्स इसरो। और वो दिन भी दूर नहीं है जब हम ऐसे तो नो डाउट हमको नासा के साथ कंपेयर किया जाता है। चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया था तो वी आर द 4th कंट्री आफ्टर रशिया, चाइना एंड यूएसए जिसने चंद्रयान पे सक्सेसफुली लैंड किया था। और हम इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने साउथ पोल पे लैंड किया था। तो मेरा मानना है कि जब हम भी बच्चे हुआ करते थे, आजकल के बच्चे जब टीवी पे ये सब लाइव देखते हैं तो उनमें एक एक्साइटमेंट तो रहती ही होगी कि हमको भी इसमें करियर परस्यू करना है, लेकिन उनको एक गाइडेंस की जरूरत है। वो गाइडेंस मुझे लगता है कैसे मिल सकती है उस पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी जैसे हिमाचल में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी IIT है, शुलिनी यूनिवर्सिटी है, आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है। उनमें हम क्या कर सकते हैं कि एक कोर्स हम एक स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी में उस फिजिक्स के जो प्रोफेसर होंगे या वेल नोन प्रोफेसर होगा जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड होगा, वो उनको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उनको पढ़ा सकता है। जिससे क्या होगा कि जैसे मैकेनिकल का कोई बच्चा है, अब ऐसा तो नहीं है कि वहां पे सिर्फ स्पेस के जो साइंटिस्ट है उन्हीं की जरूरत है। तो मैकेनिकल का जो बच्चा है, जो बारीकियां है स्पेस टेक्नोलॉजी में, उनको वो वहां से सीख सकता है और एक इंटरेस्ट उसका वहां से जागरूक हो सकता है, सो दैट वो इन फ्यूचर उसमें क्या कर सके कि अपना जो करियर है वो उस फील्ड में देख सके। ग्रेट। तो ये सुझाव बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। स्पेसिफिकली एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा इसको इंक्लूड करने की जरूरत है। अभी कुछ ही महीनों पहले आप को भी जानकारी इस बात की होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बच्चों को, स्कूली बच्चों को नासा ट्रिप में भेजती है। देश में भी अलग अलग जो स्पेस सेंटर्स है वहां का टूर करने के लिए भेजती है, जस्ट टू इंक्रीज द जो एंथुजियाज्म, जो एक्साइटमेंट बच्चों में है वो। अनुराग ठाकुर ने हाल ही में कुछ महीने पहले जयपुर स्पेस सिटी में, स्पेस सेंटर में बच्चों को भेजा था हमीरपुर से। तो ये जो स्पेस सिटीज, स्पेस सेंटर्स रहते हैं, आपका भी जो स्पेस म्यूजियम है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह के स्पेस सेंटर्स में, स्पेस सिटीज में जब बच्चे जाते हैं, कितना ज्यादा वो मोटिवेट होते हैं, कितना ज्यादा वो समझते हैं, कितना ज्यादा इस चीज के प्रति उनका रुझान रहता है। और अगर इस तरह के स्पेस सेंटर्स और भी ज्यादा शुरू हो इंडिया में, तो यंगस्टर्स के लिए और बच्चों के लिए ये कितने ज्यादा मोटिवेटिंग हो सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि स्पेस सेंटर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इवन अनुराग ठाकुर जी जो हमारे MP हैं हमीरपुर से, उन्होंने भी एक पहल स्टार्ट की है कि कुछ बच्चों को, स्कूली बच्चों को ले जाते हैं, उनका फुली स्पॉन्सर्ड वो ट्रिप होता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये मास लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ सिलेक्टिव बच्चे उसमें हो, वो ही जाए। बैक बेंचर्स भी उसमें जाने चाहिए, मेरा मानना तो यह है, क्योंकि मेरा मानना है कि बैक बेंचर्स भी हो सकता है कि आने वाले अच्छे साइंटिस्ट हो, जिसमें बच्चों को प्लैनेट से रिलेटेड बताया जाएगा। अभी तक तो हमने क्या किताबों में पढ़ा है, किताबों में देखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3D व्यू होगा,
होगा, उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में बताया जाएगा, उनकी बारीकियां बताई जाएगी, कितना उनका अर्थ से सन कितना किलोमीटर है, या कौन सा जो प्लेनेट है वो कितना उसका डिस्टेंस है, तो ये सब कुछ बारीकियां बारीकियां उनको बताई जाएगी। और जब वो यहाँ पे आएंगे सीखेंगे तो अगर 100 बच्चा भी आता है उसमें से 3-4 बच्चों को भी हम इंस्पायर करते हैं, तो अब मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की होगी, जिन्होंने ये इनिशिएट लिया है साइंस म्यूजियम ओपन करने का और ये प्लेनेटोरियम ओपन करने का। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को काफी ज्यादा सीखने को इससे मिलेगा, और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, फंडिंग की वजह से या बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं कि वो नहीं जा पाते हैं, तो अब तो हिमाचल में ही आपका प्लेनेटोरियम ओपन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आने वाले टाइम में बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन और सीखने का एक अच्छा सेंटर रहेगा। ऑफ कोर्स सेंटर रहेगा, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा यहाँ पर जो विजिटर्स हैं बच्चे वो आएंगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड लेवल की जो एजेंसीज इस वक्त हैं, चाहे नासा हो, चाहे जापान की एजेंसी हो, चाहे रशिया की हो, इंडियन एजेंसी को आप कहाँ पर स्टैंड आउट देखते हैं, कितना एडवांस देखते हैं, और आने वाले वक्त में वर्ल्ड लेवल पर भारतीय स्पेस एजेंसी और ज़्यादा कितने मतलब कितना अच्छा अचीवमेंट्स गेन कर सकती है? देखिए मैं तो किसी से भी खुद को कम नहीं आंकता हूँ, तो मैं इसरो को भी नासा से कम नहीं आंकता हूँ। हाँ। तो देखिए, अब आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में जब भी डिस्कशन होती है तो हमारे जो फंड्स हैं रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। बिल्कुल। इवन नासा और यूएसएसआर जो है, और आपका जापान है, आपका रशिया है, उनके साथ बहुत सारे जो एमओयूज हैं वो साइन किए गए हैं, और जो एमओयूज साइन किए गए हैं वो है टेक्नोलॉजी का, उसमें आदान प्रदान होगा। तो आप समझ सकते हैं जब इतनी बड़ी कंट्रीज, हमें कम तो भी डेवलप कर ही रहे हैं, तो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज हैं, वो हमारे साथ अगर कोलैबोरेट करने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमने कितना काम इस डायरेक्शन में किया है। और वो दिन दूर नहीं है जब रैंकिंग में हमारा इसरो नंबर 1 पे होगा, और नासा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आज भी ऐसे तो कम्पिटिट कर रहे हैं, बट वो दिन दूर नहीं है जब हम नंबर 1 कंट्री कहलाए जाएंगे स्पेस रिसर्च में। ठीक है, जाहिर तौर पर भारत उस दिशा की ओर लगातार बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से स्पेस एजेंसीज के साथ साथ भारत के दूसरे सेक्टर भी ग्रो कर रहे हैं, जाहिर है कि आने वाले वक्त में नासा को ना सिर्फ टक्कर देगा बल्कि नासा को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत ठाकुर जी। डॉक्टर रविकांत ठाकुर हमारे साथ इस खास चर्चा में आज शामिल हुए, चंद्रयान और भारतीय स्पेस एजेंसी के अचीवमेंट्स के बारे में चर्चा करने के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम जानकारी जो आपने हमारे दर्शकों को दी। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक, खासतौर से जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई होगी, और आने वाले वक्त में देश का जो युवा है, खासकर हमारा जो युवा दर्शक है, वो भारतीय स्पेस एजेंसी और जो अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी बातें हैं उनके प्रति दिलचस्पी पैदा करेगा, और इसमें और ज्यादा अच्छा नाम करके हिमाचल से बड़े साइंटिस्ट के तौर पर दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। अभी के लिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। 23 अगस्त का वो दिन जब पहला अंतरिक्ष दिवस भारत मनाएगा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि ना सिर्फ हमारे लिए, ना सिर्फ आपके लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश की जनता के लिए, और एक तरह से पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।